हेलो एवरीवन। आज हम अपने चौथे वीडियो पे हैं मैट्रिसेस के। अभी तक के 3 वीडियोस में हमने मैट्रिसेस के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और साथ में हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को हम स्टडी कर रहे थे अपने थर्ड लेक्चर में, जो कि आई थिंक अधूरा रह गया था किसी कारणवश, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो सडनली स्विच ऑफ हो गया। ठीक है, तो हम 3x3 मैट्रिक्स का 3x3 मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन देख रहे थे और यहाँ तक हो गया था जहाँ तक आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे। इस पे हमको आज वर्कआउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 3x3 मैट्रिक्स की 3x3 मैट्रिक्स से प्रोडक्ट देखना है या मल्टीप्लिकेशन देखना है। ठीक है, तो जिस तरह से हमने 2x2 को किया था, 2x2 के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, उसी तरह से यहाँ पे भी होगा। इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो एज्यूमिंग दिस, यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स ये एज्यूम कर रखी है, ये हमारी पहली और ये दूसरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए बी अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हमने ए लिखा एंड यहाँ पे क्या लिखा है बी, तो ए एंड बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टाइप से कोई मैट्रिक्स मिलेगी। आल्दो हमने बात की थी कि इस टाइप की मैट्रिक्स हमको मिलेगी, लेकिन इसको लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, धीरे धीरे हम हैबिट करेंगे कि डायरेक्ट हम लिख पाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रो 1 है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये जाएंगे। हमको पहली मैट्रिक्स का R1 लेना पड़ेगा, दैट इज 2 -1 1, और इसके एलिमेंट लिखने हैं तो हम क्या देखें, जो R1 रो है उसमें क्या हो रहा है, कॉलम्स चेंज हो रही है। तो पहला एलिमेंट फाइंड करने के लिए हम पहले कॉलम को लेंगे 4 2 2 दूसरे मैट्रिक्स का। दूसरा एलिमेंट फाइंड करने के लिए हम दूसरा कॉलम लेंगे -1 0 5, और तीसरे एलिमेंट को फाइंड करने के लिए हम तीसरे कॉलम की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमको पहले वाले से अगर हम इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो हमको A11 मिलेगा, फिर सेकंड वाले के साथ करेंगे तो A12 एंड थर्ड वाले के साथ करेंगे तो A13। ठीक है, तो पहले को करते हैं इस वाले को इसके साथ, तो 2 इंटू 4, पहला वाला आएगा 2 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 2 एंड प्लस 1 इंटू 2, दैट इज 8 -2 + 2, एंड कैलकुलेट करके कितनी आ रही वैल्यू, 8 आ रही है। तो यहाँ पे इक्वल टू अगर हम इसी को आगे लिखते हैं तो पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड हमको ढूंढना है, तो सेकंड एलिमेंट ये रहा, ये पहला एलिमेंट हो गया। सेकंड एलिमेंट की कैलकुलेशन करेंगे, तो सेकंड एलिमेंट को अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो 1 इंटू क्या आएगा, -1। ठीक है, प्लस -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू -1, बीच वाला 0 हो जाएगा, प्लस 5, दैट इज एक्चुअली क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इसको, 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड एलिमेंट। और थर्ड वाले के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थर्ड की कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं, तो 1 इंटू क्या आएगा, 3 प्लस -1 इंटू 1 एंड प्लस 1 इंटू 1, दैट इज यहाँ पे ये आ जाएगा 3 -1 + 1, दैट इज एक्चुअली कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो दिस विल बी 3। ठीक है, तो ये R1 के मेंबर हमको मिल गए, पहली रो के एलिमेंट मिल गए। अब सेकंड रो, यहाँ पे देखिए, सेकंड रो के एलिमेंट फाइंड करने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, सेकंड रो लेना पड़ेगा 4 2 -3, और इसको क्या करना पड़ेगा, इन्हीं मैट्रिसेस से, इससे और सॉरी इन्हीं कॉलम से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले वाले से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 4, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 एंड प्लस -3 इंटू 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 16 प्लस 4 -6, दैट इज कितना आ जाएगा आपका, 14। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 14। दूसरा एलिमेंट फाइंड करने के लिए दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले को, तो 4 इंटू -1, अब थोड़ा सा हम कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, 4 इंटू -1 -4 आएगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, एंड -3 इंटू 5 कितना आ जाएगा, -15 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू -19। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वैल्यू, -19। अब एलिमेंट फाइंड करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे, तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और -3 इंटू 1 -3 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 11। यहाँ पे हम 11 लिख लेते हैं। इसी प्रकार से अगर हमको
R3 के एलिमेंट लिखने हैं कि इसके एलिमेंट कैसे आएंगे, तो उसको करने के लिए R3 का हम लेंगे 160 R3 लेंगे, ठीक है, पहले मैट्रिक्स का, और फिर उनको एक बार इससे करेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई और एक बार इससे मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं वो सिंपल से कैलकुलेशन हम लोग देख पा रहे हैं। तो इस बार हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे और थोड़ा क्या करेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में करते जा रहे हैं, ठीक है। पहले हमने एकदम डिटेल में किया, R1 के मेंबर एकदम डिटेल में निकाले, R2 के थोड़ा और शॉर्टकट, R3 के हम डायरेक्ट एकदम लिखेंगे। तो देखिए माइंड में करेंगे 1 इंटू 4, 4 आएगा, 6 इंटू 2 12 आएगा, 4 प्लस 12 कितना हो जाएगा 16, और 0 इंटू 2 0, यानी आंसर कितना आएगा यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 16। अब सेकंड वाले से करेंगे, इससे करेंगे तो 1 इंटू -1 6 इंटू 0 0, तो -1 बना, एंड 0 इंटू 5 0 बना, तो यानी सिर्फ -1 आएगा, ठीक है। लास्ट वाले से करेंगे तो 1 इंटू 3 3 आएगा, 6 इंटू 1 6 आएगा, तो 3 प्लस 6 कितना हो गया 9, साथ में ऐड करते रहिए। अब 9 के साथ 0 इंटू 1 यानी 0, तो 9 ही यहाँ पे आएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हमने अब क्या करना है, शॉर्टकट वे में करना है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल जो हम करेंगे थोड़ा सा क्या करेंगे और पास करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7 हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 7, तो ए हम इसमें मान लेते हैं, ए हम अपना मानेंगे लेट्स से 6 -1 2 2 1 एंड 3 -1 2, ठीक है। और हम बी को मान लेते हैं, मैट्रिक्स बी हमने एज्यूम कर लिया, -1 1 2 1 1 3 2 -1 2, ठीक है। रैंडमली हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। नाउ वी नीड टू फाइंड ए बी, हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो ए बी कैसे फाइंड करेंगे, ए बी फाइंड करने के लिए ए को लिखा जैसे हम कर रहे थे, 6 -1 2 1 2 1 2 -1 2, और इसको किसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 1 2 के साथ 1 1 3 एंड 2 -1 2, ठीक है। अब इसको इक्वल टू करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब की बार हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट डायरेक्ट करेंगे, हम एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, बट हाँ ठीक है, आप चाहे तो डॉट्स का यूज कर सकते हैं, 1 2 3, क्योंकि 3 क्रॉस मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 की, तो इस टाइप से मेंबर आएंगे। तो यहाँ पे हम बस इतना थोड़ा सा हेल्प के लिए आपके लिए R1 R2 R3 लिख लेंगे। तो हमको अगर R1 के मेंबर फाइंड करने हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे, R1 को लेंगे और इसके एलिमेंट ये वाला ये वाला ये वाला, तो इनमें क्या रहे, कॉलम चेंज हो रहे हैं। तो पहले एलिमेंट को C1 से मल्टीप्लाई करके R1 को C1 से मल्टीप्लाई करके मिलेगा, दूसरा एलिमेंट C2 के साथ मल्टीप्लाई करके मिलेगा, तीसरा एलिमेंट C3 के साथ मल्टीप्लाई करके मिलेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू -1 -6 -1 इंटू 1 -1, तो -6 -1 कितना हो गया -7, एंड 2 2 4 -7 प्लस 4 कितना आएगा -3। तो पहला मेंबर हमारा कितना आ गया -3। अगला मेंबर कैसे आएगा, C2 से अब की बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू 1 6 हो गया, -1 इंटू 1 1 हो गया, -1 हो गया, तो 6 -1 5 हो गया, 2 इंटू -1 कितना हो गया -2, तो 5 -2 कितना हो गया 3, ठीक है। तो थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट थोड़ा सा आप कह सकते हैं अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ वाला मेंबर कैसे मिलेगा, क्योंकि थर्ड रो कॉलम में सॉरी, तो थर्ड कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को, तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, -1 इंटू 3 3 -3, तो 12 -3 विल बी 9, एंड 2 2 4 9 प्लस 4 कितना बनेगा 13 आएगा, ठीक है। अब इसी तरह अगर आपको R2 के मेंबर यहाँ फाइंड करने, तो R2 के लिए हमको सेकेंड रो को देखना पड़ेगा, और सेकेंड रो को फिर से C1 C2 और C3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको एक्चुअली में मल्टीप्लाई ना बोल के स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, या इसको हाँ ठीक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, ये वेक्टर्स का एक प्रकार से बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, हम फिर उधर नहीं जाना चाह रहे हैं, आप इसको सिंपली समझिए, मल्टीप्लाई ही समझिए, और उसको करने का तरीका समझ लीजिए बस, ठीक है। क्योंकि थ्योरेटिकल कोई नहीं पूछने वाला कि कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, बस आपको करना आना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। अब की बार 1 है 2 है एंड 1 है, ठीक है, ध्यान देना। और फिर कॉलम में ये एक है, एक ये कॉलम है और एक ये वाला कॉलम है। तो ये आई थिंक 1 ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये डॉट -1 नहीं है, ठीक है, इट इज 1, ठीक है, ये 1 है, क्या है 1। तो 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा -1, 2 इंटू 1 2, तो 1 आ जाएगा जोड़ के, एंड 1 और 2 3,
तो अगेन विल गेट 3 हियर। नेक्स्ट एलिमेंट देखो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, यानी टोटल 3 हो गया एंड -1 आएगा, 1 इंटू -1, तो आंसर आ जाएगा 3 - 1 दैट इज 2। ठीक है, इसी तरह बाकी एलिमेंट भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 8 आ जाएगा एंड 2 अगर ऐड करेंगे तो 10। R3 के मेंबर फाइंड करने के लिए R3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले C1 से, फिर C2 से, फिर C3 से। सो इसको कर लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। 2 इंटू -1 -2, -1 -3 हो गया है और -3 + 4 1 आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा थोड़ा सा ऐसे करता हूँ। डॉट्स को हम क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। लेट्स डिलीट डॉट्स। ठीक है, डॉट्स को क्या कर लेते हैं, रिमूव। चलिए नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 -2 -3 1। ठीक है, हियर वी विल गेट 1। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये -1 1 हो गया, 1 एंड -2 -1 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी गेट -1। लास्ट एलिमेंट कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 -3 तो 1 आ जाएगा, 1 4 5 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैंने कैलकुलेशन फास्ट कर दी, लेकिन आपको चल ही गया होगा कि हमको R3 से पहले C1 से मल्टीप्लाई करना है। सीधे आप मल्टीप्लाई ही समझिए, एक्चुअली में हो क्या रहा है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, बट हम सीधे क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ही चल रहा है। तो R3 को पहले C1 से करिए, फिर C2 से, फिर C3 से करिए। ठीक, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट कर लेंगे। अब कभी कभार मान लीजिए आपसे पूछा जाए A² निकालो, क्योंकि ये आपको निकालने के लिए आएगा। जब कैले हैमिल्टन थ्योरम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको A² निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ यू डू दिस। ठीक है, लेट मी एडजस्ट कैमरा। ठीक है, तो A² निकालने के लिए हम A को A से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ 6 - 1 2 एंड 1 2 1 एंड 3 - 1 2। इसको हम इसी से करेंगे, तो फिर से वही लिख ले, 6 - 1 2 1 2 1 एंड 3 - 1 2। चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब की बार हम R1 R2 R3 भी नहीं लिखेंगे, आप माइंड में ही सोचेंगे कि ये R1 है, ये R2 है, यहाँ R1 है, R2 R3। अब डॉट पे आ गए। ठीक है, तो R1 करने के लिए, R1 के मेंबर निकालने के लिए यहाँ से R1 को C1 C2 C3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 6 6 36 -1 35 35 6 41। पहला मेंबर क्या आ जाएगा, 41। दूसरा मेंबर क्या आ जाएगा, -6 आएगा, -2 -8 -10। ठीक है, थोड़ा मैं कैलकुलेशन फास्ट कर रहा हूँ, अब आप कर लीजिएगा। तीसरा एलिमेंट फाइंड करने के लिए C3 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 को, तो 6 2 12 -1 11 11 और 4 15 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। अब हमको R2 के एलिमेंट लिखने हैं, तो R2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे सारे कॉलम्स को एक एक करके, तो 1 6 6 2 8 हो जाएगा 11। फिर नेक्स्ट करेंगे -1 +4 3 हो जाएगा, 3 और 1 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। फिर लास्ट वाला एलिमेंट 1 2 2 2 4 एंड यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट आपका R3 है, तो R3 को मल्टीप्लाई करेंगे C1 C2 C3 से। अब 3 6 18 होता है, फिर 1 घटा देंगे 17, 5 ऐड कर देंगे, सॉरी 6 ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक, फिर 3 -3 -5 -7 आ जाएगा, और लास्ट कैलकुलेशन आ जाएगी 6 5 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा A² का आंसर हो गया। अगर आपसे कहा जाए A³ निकालो, ठीक है, तो A³ के लिए हम A² को मल्टीप्लाई करेंगे A से, वो आप लोग चाहे तो कर लीजिएगा, नहीं तो बस आपको प्रोसीजर पता चल गया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो A³ निकालने के लिए A² इंटू A करेंगे। A² हमारा निकल चुका है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे A से। ठीक है, तो एज अ होमवर्क आपको हम क्या दे सकते हैं, यहाँ पे B² फाइंड कर लो। ठीक है, दिस इज होमवर्क, इसको करिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ए और बी कुछ भी ले लीजिए, बस बहुत बड़े नंबर ना लीजिएगा कि प्रोडक्ट करने में कहीं आपको छीके ना जाए उसमें। ठीक है, कि पता चला एक ही प्रोडक्ट करते जा रहे हैं, तो ऐसे ही जैसे हमने रैंडमली नंबर लिए, छोटे छोटे थोड़े बड़े। ठीक है, इतने इससे ज़्यादा ना जाए कि 50 से ज़्यादा नंबर्स ना हो उसमें। ठीक है, मतलब कैलकुलेट करके एक दो चले भी जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारे नहीं जाए। ठीक है, तो आप खुद से प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन इसमें खुद ही बना सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो फाइनली हमारा 3x3 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हो गया है। लेकिन जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि अभी हमने प्रोडक्ट जो है मैट्रिसेस का, वो अभी एक्चुअली में डिफाइन किया ही नहीं है। ठीक है,
क्योंकि एक्चुअल में जो प्रोडक्ट होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है मैट्रिसेस के बीच, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का नॉन स्क्वायर के साथ भी हो सकता है। दो नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है। आई एम सेइंग पॉसिबल हो सकता है, हो ही जाएगा जरूरी नहीं है, उस पर हम कंडीशन देखेंगे। यहाँ पे हमने सिंपलेस्ट केस लिया कि दोनों ही स्क्वायर मैट्रिसेस ले ली और सेम ऑर्डर, जैसे 3x3 का हमने 3x3 से ही देख लिया, और ऑर्डर में भी कोई डिफरेंस नहीं आया, प्रोडक्ट करके 3x3 की ही मैट्रिक्स आई। लेकिन जब वही चीज हम क्या करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का नॉन स्क्वायर के साथ या नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करते हैं, तो उसमें ऑर्डर क्या होता है, चेंज हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का जो ऑर्डर है, ए और बी का ऑर्डर है, जो फाइनल प्रोडक्ट आए उसका ऑर्डर उन दोनों से ही डिफरेंट हो। ठीक है, ऐसा भी होता है नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस के केसेस में। तो पहले तो क्वेश्चन उठता है कि कब प्रोडक्ट पॉसिबल हो पाएगा, बिकॉज हम कह ही रहे हैं कि पॉसिबल हो सकता है। इसका मीन्स मतलब ये हुआ कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट पॉसिबल हो, जरूरी नहीं है, कभी पॉसिबल होगा कभी नहीं होगा। तो पहले तो हम वही केस पढ़ेंगे कि कब पॉसिबल होता है कब नहीं होता है। सेकेंड चीज हमको ये पढ़नी होगी कि जब पॉसिबल है तो जो प्रोडक्ट करके मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, क्या वो ए का ऑर्डर होगा या बी का ऑर्डर होगा या दोनों से कुछ मिक्सचर करके कुछ ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो इसी चीज को देखने के लिए अब हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, फॉर्मुलाइज इसको कर रहे हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वो तो हमने देख लिया। ठीक है, हम डेफिनेशन आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की नहीं बताएंगे, बिकॉज जो काम की है भी नहीं। ठीक है, समझने में भी थोड़ा दिक्कत आप लोगों को करेगा। तो अगर आपने यहाँ आइडिया ले लिया, ठीक ठाक आप समझ गए यहाँ, तो फिर समझ भी सकते हैं, लेकिन वो हमारे काम का ऐसे भी नहीं। हमको मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए, भले हम उसको फॉर्मुलाइज ना कर पाए एकदम प्रॉपर वे में, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए। ठीक है, तो अब दो ही बात रह गई कि सबसे पहले दो मैट्रिसेस के बीच प्रोडक्ट कब पॉसिबल होगा। ये तो हमने इजीएस्ट केस लिए जहाँ पे दोनों ही स्क्वायर है, सेम ऑर्डर किया, तो हो ही गया पॉसिबल। लेकिन जब स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन स्क्वायर के साथ आएगी या नॉन स्क्वायर दोनों ही हो जाएंगे, तब कैसे होगा, तो उस पर हम लोग अब थोड़ा सा क्या करेंगे, देखेंगे। सो लेट स्टार्ट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि अब हम इन जनरल बात करेंगे। लेट इक्वल टू, हमने मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा था। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑर्डर हम पी क्रॉस क्यू मान रहे हैं। पी क्रॉस क्यू मान रहे हैं, एम क्रॉस एन क्यू नहीं, क्योंकि हम बी का ऑर्डर एक्चुअली में एम क्रॉस एन मानने जा रहे हैं। ठीक है, बी को हम कैसे मानेंगे, बी आई जे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन। ठीक है, थोड़ा इसको आई थिंक जूम कर लिया जाए, ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, लेट मी जूम। ठीक, ठीक, यहाँ ठीक है। सो हम दो मैट्रिसेस मान रहे हैं, ए एंड बी। ठीक है, ए मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, पी क्रॉस क्यू है, यानी इसमें नंबर ऑफ जो रोज है वो पी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, क्यू है। इसी तरह बी बी आई जे, और ऑब्वियस बात है डिफरेंट एलिमेंट होंगे, इसलिए ए आई जे की जगह क्या लिखा हुआ है, बी आई जे लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज ऑब्वियस। इसका ऑर्डर कितना है, एम क्रॉस एन है, यानी इसमें एम आपके क्या हो जाएंगे, एम आपके क्या हो जाएंगे, रोज हो जाएंगे, और एन क्या हो जाएंगे, कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट स्टार्ट नाउ दिस नाउ। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिक हम फाइंड करेंगे। पहले हम थ्योरी डेवलप करने से पहले इसकी ट्रिक फाइंड करते हैं कि ए बी कब डिफाइंड होगा। नाउ ए बी कब डिफाइंड होगा, तो ए बी डिफाइंड करने के लिए पहले आप ए बी लिखिए, और ऑब्वियस सी बात है, ए बी डिफाइंड होने का मतलब है कि ए बी कब पॉसिबल होगा। डिफाइंड का मतलब पॉसिबल कब होगा, तो पॉसिबल कब होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, सीधे सीधे आपको क्या करना है, ए का ऑर्डर लिखो सीरियल वाइज, पहले ए लिखा है तो पहले ए का ऑर्डर, क्रॉस करके बी का ऑर्डर लिखो एम क्रॉस एन। नाउ अब ये पॉसिबल कब होगा, जब ये दोनों जो बीच की क्वांटिटीज है ये आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, सिंपल सी बात आएगी समझने। तो ए बी अगर क्या होगा, पॉसिबल होगा कब, जब आपने पहले सीधे सीधे ऑर्डर को लिखा पी क्रॉस क्यू एंड देन एम क्रॉस एन, तो हमारा होना क्या चाहिए, बीच की जो क्वांटिटीज है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सिमिलरली अगर मैं बी ए की बात करूं, बी ए कब पॉसिबल होगा, तो बी ए कब पॉसिबल होगा, तो अब बी का ऑर्डर पहले लिखो एम क्रॉस एन, क्रॉस ए का ऑर्डर लिखो पी क्रॉस क्यू, कब पॉसिबल होगा, अगेन बीच में दो दो चीजें हैं वो आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल। अभी हम इसको लैंग्वेज में भी कहेंगे, क्यू इक्वल टू एम का क्या मीनिंग है, क्यू क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए,
इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, m, यानी नंबर ऑफ रोज इन बी। ठीक है, सिमिलरली बी ए कब पॉसिबल होगा, जब हमने लिखा है n इक्वल टू p, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए। ठीक है, अब इनके ऑर्डर की बात होती है, चलो हमने कहा मान लो ये इक्वल टू हो गया, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर जो बीच में इक्वल टू आए हैं वो दोनों हट जाएंगे, पहला और लास्ट पोजीशन बच जाएगा। तो ऑर्डर ए बी का क्या होगा, पी क्रॉस एन होगा, कब, जब ये पॉसिबल होगा। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं है कि ऑर्डर पी क्रॉस एन होगा, नहीं, ये तब पॉसिबल होगा जब ए बी डिफाइंड हो रहा है। अगर पॉसिबल ही नहीं होगा तो ऑर्डर की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, जब ए क्रॉस या ए इंटू बी पॉसिबल ही नहीं है तो फिर उसके ऑर्डर की बात ही नहीं करेंगे। ये पी क्रॉस एन ऑर्डर कब है, जब ये डिफाइंड होगा। सिमिलरली अगर इसका ऑर्डर बी ए मान लो पॉसिबल है, मान लो एन इक्वल टू पी आ रहा है, देन इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट या पहला नंबर लिखिए इंटू दिस। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको हम थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, नाउ ए बी इज पॉसिबल। ठीक है, कब पॉसिबल होगा, तो उसके लिए हमने कंडीशन यहाँ पे ब्रैकेट में हमने शॉर्ट ट्रिक बताई है, दैट इफ एंड ओनली इफ आप लिखेंगे Q इक्वल टू एम। और Q इक्वल टू एम का मीनिंग क्या है, Q क्या है आपका, नंबर ऑफ, ठीक है, कॉलम्स इन ए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए हम ध्यान देना, ए का मीनिंग यहाँ पे ए से नहीं है, सिंबल पे मत जाइए, ए का मीनिंग यहाँ पे किससे है, जो मैट्रिक्स पहले आई है, यानी ए का मतलब है जो मैट्रिक्स पहले आई है, प्री मैट्रिक्स, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये आपका एम क्या है, तो एम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, एम देखिए क्या है इसमें, एम क्या है, नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज इन बी, बी से मीनिंग क्या है, पोस्ट मैट्रिक्स है, जो बाद में मैट्रिक्स आ रही है, राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स लिखी है। ठीक है, एंड साथ में अगर ऑर्डर की बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ ए बी, तो ऑर्डर ऑफ ए बी कैसे लिखेंगे, शॉर्ट ट्रिक क्या है, हमने कहा था पहले सीधे सीधे गुणा करके सबको लिख लो। ठीक है, बीच की दो एंट्रीज को खा डालो, सिर्फ पहली और लास्ट एंट्री, तो पी क्रॉस एन इसका ऑर्डर होगा। सिमिलरली, ठीक है, यहाँ पे बी ए कब पॉसिबल होगा, बी ए इज पॉसिबल होगा इफ एंड ओनली, यहाँ पे हमने कैसे इसको लिखा है, एन इक्वल टू पी, और एन इक्वल टू पी का मीनिंग क्या है एक्चुअली में, इट मीन्स एन क्या है, नंबर ऑफ, एन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एन लिखा हुआ है, एन किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट कर रहा है, किस में, बी में, इन बी, बी से क्या मीनिंग है, यहाँ पे बी का मतलब क्या हो गया, प्री मैट्रिक्स, क्योंकि हमने बी ए लिखा है तो बी पहले आ रहा है, तो प्री, यहाँ पे ए बी का सवाल नहीं है, यहाँ पे किसका सवाल है, जो मैट्रिक्स पहले आ रहे हैं उसमें कॉलम्स की संख्या क्या होनी चाहिए, जो मैट्रिक्स बाद में आ रही है उसमें रोज की संख्या के बराबर, तो नंबर ऑफ रोज इन बी। ठीक है, और ए से क्या मीनिंग है, जो बाद में मैट्रिक्स आ रही है, यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक्स। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक, एंड अगेन अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर ऑफ बी ए कितना हो जाएगा, ऑर्डर बी ए क्या हो जाएगा, अगेन सीरियल, पहले बी का ऑर्डर लिखो, एम क्रॉस एन लिखा, फिर पी क्रॉस क्यू, तो बीच के नंबर खा जाएंगे, कब खा जाएंगे, जब दोनों बराबर होंगे, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, एम क्रॉस क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई। तो अब हमको ए बी भी निकालना है, बी भी निकालना है, ध्यान ये देना है कि कब पॉसिबल होगा पहले वो देख लेंगे। तो कभी कभार हो सकता है कि ए बी डिफाइंड हो रहा होगा, बी ए नहीं हो रहा होगा, और वाइस वर्सा कि बी ए डिफाइंड हो रहा होगा, ए बी डिफाइंड नहीं हो रहा होगा, तो डिपेंड करेगा ऑर्डर क्या है, और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों भी डिफाइंड हो जाए। ठीक है, सो लेट्स सी विच सिनेरियो विल अकर एट विच टाइम, तो इसको हम उम्मीद कर रहे हैं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई है, जो हमने यहाँ पे ये शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी हमने आपको यहाँ पे समझाया है कब पॉसिबल होगा और ऑर्डर क्या होगा, और इसको हमने क्या किया, प्रॉपरली फॉर्मुलाइज भी कर दिया है 2 पॉइंट्स के जरिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल कुछ ऐसे लेंगे जिसमें हम 2 नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, एक में हो सकता है हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले, दूसरी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स ले, तो दोनों केसेस हम देख लेंगे, एक तीसरा केस भी देखेंगे, थोड़ा सा स्पेशल काइंड ऑफ केस देखेंगे, उसको एक ही बार देख लेंगे। ठीक है, तो लेट स्टार्ट नाउ। ठीक है, देखिए मैं प्रोडक्ट पे लगभग 2 लेक्चर इस पे लगा चुका हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने
जैसे अगर आप BCA बीटेक में है तो आप अगर आपने 11th-12 में बहुत अच्छे से मैट्रिक्स नहीं पढ़ी, या कुछ बच्चों का मैथ्स हो सकता है कि ना ही रहा हो, खासकर BCA में ऐसा होता है कि मैथमेटिक्स ना हो, तो उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा तो आपको कम से कम कैले हैमिल्टन थ्योरम तो आपको पूरा निपट जाएगा, ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। तो इसके लिए ज़रूरी है आपको कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ा आए, ठीक है, बेसिक से कम करना आना चाहिए, इतनी सी बात आप समझिए। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 8, तो उसमें ए हम ले रहे हैं, मैं रैंडमली कितने भी ऑर्डर का ले रहा हूँ, 2 1 4 एंड 6 4 5, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा इसको इन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। बी को हम ले रहे हैं, मैं रैंडमली बहुत ज़्यादा देख नहीं रहा हूँ कि ऑर्डर, इसमें ऑर्डर, अच्छा इसमें ऑर्डर लिख भी लेते हैं, तो 2 क्रॉस 3 है भैया, 2 ही रो है, पहला रो दूसरा रो, और कॉलम कितने, 1 2 3। बी को हम ले लेते हैं 1 1 1 2 1 1, ठीक है, रैंडमली। इसका ऑर्डर कितना है बेटा, 3 क्रॉस 2, ठीक है। अब हम देखेंगे, पहले ए बी देख लेते हैं कि ए बी डिफाइंड हो रहा है कि नहीं, भाई निकालने से पहले देख लेते हैं ए बी डिफाइंड है कि नहीं। तो ए बी डिफाइंड है कि नहीं, शॉर्ट ट्रिक क्या बताई, ए का ऑर्डर लिखो 2 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर लिखो 3 क्रॉस 2, क्या बीच के दो नंबर बराबर है, यस दोनों बराबर है, तो काट डालो, ऑर्डर भी मिल गया हमको, यानी पॉसिबल भी है, और ऑर्डर कितना आएगा 2 क्रॉस 2। तो अब प्रोडक्ट निकाल लो, ए बी डिफाइंड हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट निकाल लो, तो इसको पहले ए लिखो 1 1, ठीक, इसको 1 ही बना लो, ये 1 ही दिख रहा है, तो 1 1 4, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 6 4 5, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1। अच्छा मैं बी अभी देख ही नहीं रहा हूँ, पहले एक एक करके काम करते हैं, अगर बी देखेंगे अभी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे ऑर्डर हमको मिल गया 2 क्रॉस 2, तो यानी मैट्रिक्स कुछ इस टाइप से बन रही होगी, 2 क्रॉस 2 मतलब 4 एलिमेंट ऐसे, है ना, यही ऐसे ही मैट्रिक्स तो 2 क्रॉस 2 बनेगी। अब ये आप फिर से वही ट्रिक लगाइए, ये R1 है R2 है, तो बस पहला मेंबर फाइंड करने के लिए R1 R2, तो पहला मेंबर फाइंड करने के लिए R1 को मल्टीप्लाई करेंगे C1 C2 से, पहले रो के मेंबर फाइंड करने के लिए, तो 1 को इंटू किया 1 से, तो 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1, ठीक है भाई, फिर से यही होगा ना, पहला रो ये हो गया, और यहाँ से पहला कॉलम क्या हो गया 1 1 1, तो जैसे अभी तक आपने मल्टीप्लाई किया है वैसे करिए, 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 4 इंटू 1 4, सबको ऐड करिए तो ये आ जाएगा 6। सिमिलरली दूसरे वाले के लिए हम क्या करेंगे, इसको हटा के दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 2 2, बस एक का फर्क पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है, यस इट इज, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 7। अब इसी तरह अगर हम क्या करना चाहें, लेट मी इसको हटा ले, ठीक है, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, R2 के मेंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो R2 के मेंबर कैसे फाइंड करेंगे, R2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, R2 को, तो R2 कितना है 6 4 5, जैसे अभी तक कर रहे हैं वैसे मल्टीप्लाई करना है, पहले मेंबर को फाइंड करने के लिए पहले कॉलम से करेंगे, दूसरे मेंबर को फाइंड करने के लिए दूसरे कॉलम से करेंगे, तो बस कर लो 6, अब 1 1 1 जहां लिखा हो मतलब सीधे सीधे ऐड करो सबको, 10 15 आ जाएगा, तो हियर इट विल बी 15, दूसरे में क्या आ जाएगा 6 2 12 9 21 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इतनी सी बात है। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब ए बी डिफाइंड है, हमने कहा था बी ए डिफाइंड हो, जरूरी नहीं है, ठीक है, अच्छा लेकिन जरूरी नहीं है इसका मीनिंग ये नहीं कि नहीं होगा, बी ए भी पॉसिबल हो सकता है, अगेन उसकी ट्रिक क्या है, बी ए पॉसिबल है कि नहीं, उसके लिए हमने बी ए लिखा, बी का ऑर्डर लिखा हमने 3 क्रॉस 2, फिर क्रॉस करके उसी के आगे 2 क्रॉस 3 यानी एक ऑर्डर, क्या बीच के दो नंबर सेम है, यस सेम है, तो काट दो, यानी पॉसिबल है, काट कट गए मतलब पॉसिबल है, और ऑर्डर क्या आएगा 3 क्रॉस 3 आएगा, ठीक है, यानी पॉसिबल है और ऑर्डर क्या आएगा 3 क्रॉस 3 आएगा, ठीक है। अगेन लेट मी डिलीट दिस, इसका अब कोई काम नहीं है, ठीक है। चलिए तो बी ए भी पॉसिबल आ रहा है, देखिए दोनों नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं है, लेकिन इसमें ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल हो गया, ठीक, तो ये लकली ऐसा हो गया, जरूरी नहीं होता लेकिन, ठीक है। चलिए तो बी ए हम पॉसिबल मान रहे हैं कि बी ए पॉसिबल होगा, तो बी ए में पहले बी को लिखेंगे, तो बी को लिख लो 1 1 1 2 1 1 और
इसके साथ किसको प्रोडक्ट करेंगे, 1 1 4 6 4 5। मैट्रिक्स कैसे बनेगी, 3x3 की, यानी कुछ इस टाइप से दिख रही होगी। ये 3 एलिमेंट यहाँ, 3 एलिमेंट यहाँ, 3 एलिमेंट यहाँ। अब इसके मेंबर फाइंड करने के लिए R1 आ गया, तो R1 क्या है यहाँ पे, 1 2 है। इस 1 2 को क्या करेंगे, हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 1 6 से करेंगे, फिर 1 4 से करेंगे, फिर 4 5 से। तो कर दो फटाफट। 1 2 को पहले 1 6 से करो तो 1 1 6 13, पहला मेंबर 13। दूसरा कितना आएगा, 1 4 8 9, ठीक है। फिर अगला यहाँ पे कितना लिखा, 4 4 और 10 कितना होता है, 2 5 10, तो 14 यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली R2 के मेंबर के लिए यहाँ पे इसको हटा के R2 को लिखेंगे और यही कॉलम C1 C2 C3 ही लेंगे, ठीक है। शुरू करो। तो जब 1 1 लिखा हो तो बेटा जो यहाँ है उनको ऐड करके लिखो बस। 7 1 1 लिखा हो, 5 1 1 लिखा हो तो 9, क्योंकि 1 से गुणा करके कुछ नहीं करना, मतलब तो सीधे ऐड ही कर लो, मतलब सीधी बात। अगला भी 1 1 है, लकली तो यही नंबर रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। 7 5 9, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका 3x3 का ऑर्डर है, ये आपका आंसर हुआ, ये भी आपका एक आंसर हुआ, ठीक है। तो नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस होंगी तो पॉसिबल है दोनों प्रोडक्ट आ भी जाए, ये भी पॉसिबल है कि दोनों प्रोडक्ट दोनों ही ना आए, ऐसा भी पॉसिबल है, और एक आए एक ना आए, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। तीनों केसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 9। ओके, लेट मी डिलीट दिस वन फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको हमको डिलीट करना है, तो ठीक, अभी ओके नो प्रॉब्लम, ठीक, I'll cut it और ये अभी चालू हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। ओके, यस इट इज ऑन नाउ, ठीक है। तो अब हम देखेंगे एक एग्जांपल जिसमें दोनों ही पॉसिबल, मतलब एक पॉसिबल हो रहा हो एक ना हो रहा हो, तो रैंडमली हम कुछ भी बना सकते हैं क्वेश्चन, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो एग्जांपल 9, लेट स्टार्ट विद 9। तो ए अब की बार हम मान रहे हैं 2 1 2 2, यानी एक 2x2 की मैट्रिक्स, और बी को हम मान रहे हैं 1 3 5 6 2 1, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो है, इसमें 3 कॉलम है। अब हम पहले चेक कर लेंगे ए बी पॉसिबल है कि नहीं, तो बगल में हम कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। ए बी, तो ए का ऑर्डर लिखो 2x2, बी का लिखो 2x3, ठीक है। और लकली हम देख रहे हैं कि बीच के दोनों ही नंबर क्या है, सेम है, कट गए, यानी ए बी पॉसिबल होगा, उसका ऑर्डर कितना होगा 2x3। तो ए बी पॉसिबल है तो हम ठीक है ए बी कर लेते हैं फिर कैलकुलेट, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर जानना बेटा बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे यहाँ पे कितने एलिमेंट आएंगे, 6 एलिमेंट आएंगे, 2 इंटू 3 6, तो 6 तो 3 इंटू 2 मैट्रिक्स में भी एलिमेंट होते हैं, तो ध्यान देना ऑर्डर जरूरी है निकालना, ठीक है। 2 1 2 2, उससे हमको मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर पता चलेगा कि उसमें एलिमेंट किस टाइप से आएंगे। तो ऑर्डर क्या आएगा मैट्रिक्स का, हमने क्या बताया, 2x3, ठीक है। ये नहीं आया ऑर्डर, ये 2x3, तो 2 मतलब 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे, तो एक दो तीन, 3 कॉलम और 2 रो, तो इस टाइप से मैट्रिक्स आ रही होगी। तो अगेन ये R1 है, ये R2 है, तो R1 फाइंड करने के लिए R1 को मल्टीप्लाई करेंगे सारे कॉलम से एक एक करके, और R2 फाइंड करने के लिए R2 को। तो पहले इस रो को सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 1 2 6 8 आ जाएगा यहाँ पे। अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 6 8 आ जाएगा यहाँ पर भी, और 2 1 8 11 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट R2 को मल्टीप्लाई करिए 2 2 को रिस्पेक्टिव सारे कॉलम से एक एक करके, तो 2 6 12 14, ठीक है। नेक्स्ट 2 6 एंड 4 10, ठीक है। कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो तो आप समझ जाएगा, खुद से बता दीजिएगा हमको, कहीं अगर मिस्टेक हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। 2 5 10 एंड 2 12 हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब हमने कहा था कि इसमें बी ए पॉसिबल नहीं होगा, उससे देख लेते हैं बी ए पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार, आज तो मैंने बोल दिया बी इज नॉट पॉसिबल, बट ठीक देख लेते हैं। बी का ऑर्डर 2x3, ए का ऑर्डर 2x2, क्या बीच के नंबर सेम है, नहीं है, सेम नहीं है, 3 है और एक 2 है, यानी बी ए पॉसिबल नहीं होगा, तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलिए
तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, वेरी इजी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक हमने सारे केसेस देख लिए, एक स्पेशल केस देख लेते हैं एक और, बस उसके बाद खत्म कर लेते हैं। ये हम मान ले रहे हैं -314 111, ठीक है। को हम क्या मान रहे हैं देखो, ध्यान दो, ठीक है। 1 2, ठीक है। अब इसका ऑर्डर आपसे पूछेंगे तो 3x3 है, इसका ऑर्डर पूछेंगे तो कितना है, 1 2 3 रो है और कॉलम सिर्फ एक है, ठीक है। तो अब देखते हैं ए भी पॉसिबल है कि नहीं, ए भी पॉसिबल है कि नहीं, तो देख लेते हैं। ए का ऑर्डर लिखा 3x3, बी का लिखा 3x1, डेफिनेटली पॉसिबल है, और उसका ऑर्डर कितना आएगा, 3x1 आएगा, ठीक है। यानी जो बी का ऑर्डर है वही ए बी का ऑर्डर भी आएगा। तो लिख लो, कर लेते थोड़ा, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत काफ़ी स्लो चल रहे थे। बी को लिख लो, और इनका ऑर्डर कितना आएगा, 3x1, इसका भी ऑर्डर 3x1 ही है, तो यानी इसी टाइप का एक मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो अब इसमें सीधे सीधे, अब क्योंकि यहाँ पे 3 रो बन रहे हैं, 1 2 3, यानी हम पहले रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहला एलिमेंट फाइंड करने के लिए इस वाले कॉलम से, एक ही यहाँ कॉलम है तो गुणा कर लो, 2 2 1 3 एंड 15, तो पहला मेंबर कितना आएगा, 15, दूसरा कितना आएगा, -3 1 -2 एंड 6, और लास्ट वाला मेंबर आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए बी ए पॉसिबल है कि नहीं, तो बी ए पॉसिबल देख लेते हैं, 3x1 इंटू 3x3 नॉट पॉसिबल, ठीक है, बीच के नंबर एक ओनली है, तो बी इज ए बी है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलिए, ये हमारा फाइनली जो है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गया है। हमने सारे केसेस देख लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन स्क्वायर से, नॉन स्क्वायर से, जितना भी हो सकता है हमने सारी चीज़ें देख ली, किस तरह से हमको करना है वो सब चीज़ हमने देख लिया। तो इसी के साथ हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी खत्म हो गया, ठीक। तो हमने कुछ स्पेशल मैट्रिसेस भी देख ही लिए, डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। हमने कहा स्केलर मैट्रिक्स भी होती है, बट ठीक है, उसको हम बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे, हम उसी अपने काम की चीज़ों को ही कर रहे हैं। हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लिया, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उस पर बेस्ड जो थ्योरम है और न्यूमेरिकल जो आते हैं वो भी हमने स्टडी कर लिया है, और बेसिक ऑर्डर, रो, कॉलम्स क्या होती है, ये सब तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो फाइनली आई थिंक हम बेसिक काफ़ी हद तक कर चुके हैं, ठीक है। बेसिक हम लोगों ने काफ़ी हद तक, एक हद तक मतलब कर लिया है, जो हमारे काम की चीज़ें वो हमने कर ली है। स्टिल अगर कुछ छूट जाता है, जैसे ठीक है, कुछ अगर छूट जाए, जैसे माइनस, को फैक्टर, ये थोड़ा बहुत छूट गए, लेकिन इसको मैं फिर भी सोच रहा हूँ कि नहीं भी बताएंगे, स्टिल हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर जब हम पढ़ा रहे होंगे वहीं पे कवर किया जा सकता है। कोड फैक्टर मानना बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो इनको हम वहीं पे कवर कर लेंगे जहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन डिटर्मिनेंट, हाँ एक चीज़ रहेगी, यस, डिटर्मिनेंट हमको बताना पड़ेगा, ठीक है, और उस पर बेस्ड 2 मैट्रिसेस होती है वो हमको बताना। तो डिटर्मिनेंट आपको हम बता देते हैं, इसको हम कवर जरूर कर लेंगे। और डिटर्मिनेंट 2 मैट्रिसेस का हमको बताना है, ठीक है, एक 2x2। ध्यान देना, डिटर्मिनेंट का जो कॉन्सेप्ट है अगेन वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स के ही केस में होगा। तो फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और कितने टाइप के डिटर्मिनेंट निकलेंगे, 2 ही टाइप के निकालेंगे, मतलब टाइप नहीं, 2 टाइप्स के मैट्रिसेस के लिए डिटर्मिनेंट निकालेंगे, एक 2x2 की मैट्रिक्स के लिए और एक 3x3 के लिए, ठीक है। 4x4 की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, तो इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, डिटर्मिनेंट नया कॉन्सेप्ट है, पढ़ते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये एक वैल्यू है, आप सीधे समझिए, किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स के संदर्भ में एक वैल्यू है डिटर्मिनेंट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि अभी मैंने बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स के ही संदर्भ में हम इस चीज़ को देखेंगे। इसमें 2 डिटर्मिनेंट निकलेंगे, पहला होगा डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स मतलब जिसका ऑर्डर 2x2 हो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, लेट, पहले हम मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू एक 2x2 की मैट्रिक्स, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू आएगी, यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या आएगी, वैल्यू आएगी,
ठीक है। तो इन जनरल अभी लेंगे ABCD करके ले लो उसको, तो ठीक है। आई थिंक ABCD ना लेके हम लोग एकदम प्रॉपर, चलिए ठीक है ABCD कर लो, आई थिंक ज़्यादा बढ़िया रहेगा ABCD, ठीक है। 3x3 में हम क्या करेंगे, अपने नोटेशन के फॉर्म में चीज़ें पढ़ेंगे, A11 A22 इस टाइप से एलिमेंट लेंगे। 2x2 में ABCD भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो ABCD, ठीक है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सिंबल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इस टाइप से, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, तो कोई सा भी एक सिंबल आप यूज कर सकते हैं, चाहे ये सिंबल यूज करिए डिटर्मिनेंट ऑफ के लिए, चाहे ये इज इक्वल टू क्या होता है, कुछ नहीं करना, क्रॉस प्रोडक्ट। देखो ए को मल्टीप्लाई करना है डी के साथ और सी को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, तो ए डी लिखा और बीच में क्या आ जाएगा इनके माइनस बी सी, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, ए बी सी डी लिखा, ए क्रॉस बी एंड बी, ए क्रॉस डी सॉरी एंड दिस, यानी ए का मल्टीप्लाई डी से और बी का मल्टीप्लाई सी से, बीच में क्या साइन आएगा, नेगेटिव, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल इस पे देख लेते हैं। ए आपको मान लीजिए दिया हो 2 1 3 5, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5, बीच में माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 10 माइनस 3, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो आपको बी मैट्रिक्स दिया हो 2 -5 4 -1, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, ध्यान देना मैट्रिक्स पे सिंबल ये बनता है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, लेकिन डिटरमिनेंट पे क्या बनेंगे, सीधे दो डंडिया स्ट्रेट। तो क्या आ जाएगा भैया, 2 इंटू -5, हमने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस, और अंदर के जो दो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करो, तो -1 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू -5 -10, माइनस -4, और ये कितना आ जाएगा -10 प्लस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज माइनस। अब हम इतना लंबा नहीं करेंगे, सीधे सीधे लिखने की कोशिश करेंगे। सी जैसे हमको दिया हो 3 4 -1 -1, ठीक है, ये हमको दिया हो सही। तो उस केस में डिटरमिनेंट ऑफ सी क्या आ जाएगा, देखो तो डिटरमिनेंट ऑफ सी क्या आ जाएगा, सीधे आप लिखेंगे 3 क्रॉस 4 आएगा, 3 इंटू 4 यानी 12, और माइनस आएगा -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 -1 दैट इज 11, ठीक है। उम्मीद है डिटरमिनेंट 2x2 मैट्रिक्स का तो आप इजीली निकाल लेंगे, बहुत बड़ी चीज नहीं है, वेरी बेसिक थिंग विच वी कैन लर्न, ठीक है। तो हम नेक्स्ट 3x3 मैट्रिक्स पे आ जाते हैं। 3x3 में आपको थोड़ा सा साइन कन्वेंशन पे ध्यान देना है, कहाँ पे साइन क्या लिया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। तो सेकंड टॉपिक इसमें क्या आएगा, डिटरमिनेंट, ठीक है, हमको किसका देखना है, 3x3 मैट्रिक्स का। तो डिटरमिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, एक 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमको निकालना है। तो लेट से अब यहाँ पे डिटरमिनेंट जब 3x3 मैट्रिक्स का निकालेंगे तो एक पहले जनरल मैट्रिक्स के संदर्भ में हमको वैल्यूज देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स जो है इसका जब डिटरमिनेंट निकालेंगे, एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसके लिए आपको 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आना चाहिए। अगर आपको 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आता है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक्चुअली में इसको लोग को फैक्टर के सेंस में भी डेफिनेशन इसकी बनाते हैं, लेकिन हम उसको स्किप करते हुए डेफिनेशन बनाएंगे। तो पहले एक जनरल मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, ABCD ही लिख लेते हैं, आई थिंक सारे आ जाएंगे, लेट ABCD करके ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। A11 A22 ये लिखने में टाइम लगेगा, तो A इक्वल टू एक 3x3 की मैट्रिक्स बनाते हैं। तो ऐसे करते हैं, यहाँ पे A लिखा, B लिखा, C लिखा, D E F G H I, है ना, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं, सिंबल हमारे ठीक चल रहे हैं, ABCDEFGHI, ठीक है। ABCD क्या मतलब है, कोई भी नंबर होंगे उसकी उससे मतलब है। अब इसमें साइन कन्वेंशन बस याद रखिएगा, पहला नंबर हमेशा जो है वही लिया जाता है। प्लस का मतलब यहाँ पे इस प्लस का मतलब ये नहीं है कि हमको नंबर को प्लस कर देना है, प्लस का मीनिंग है नो चेंज, ठीक है। प्लस का मीनिंग क्या है, नो चेंज, यानी जैसा नंबर लिखा हुआ है वैसे ही रहने देना है, ठीक है। माइनस का मीनिंग क्या है कि जो नंबर है उसका साइन चेंज करना है, ठीक है। एंड अगेन प्लस का मीनिंग है जो नंबर है उसमें
कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे प्लस किसको डिनोट कर रहा है, नो चेंज को, जो साइन है उसी को ही रहने देना है। अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव, जबकि माइनस क्या कहता है, चेंज द साइन, चेंज द साइन। अगर प्लस लिखा हुआ है, +4 लिखा है तो -4 लिखो, -4 लिखा है तो +4। ठीक है, सिंबल में आएगी बात समझे। अब क्या करेंगे, हमको लिखना है इसका डिटरमिनेंट, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो कैसे लिखते हैं, ए को ए लिखा क्योंकि हमने कहा था नो चेंज, प्लस लिखा हुआ उसके ऊपर नो चेंज। अब यहाँ पे डिटरमिनेंट, ये सिंबल किसका है, डिटरमिनेंट का। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखा है ना, अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, 2 डंडियां हम यहाँ बनाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 1 एंड 3 5। ठीक है, इस तरह से भी डिटरमिनेंट लिखते हैं। जैसे यहाँ पे भी डिटरमिनेंट ऑफ ए हमने ऐसे लिख दिया ना सीधे ये, तो इसकी जगह अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहे तो ABCD, बट जो मैट्रिक्स का सिंबल था उसको हटा के 2 स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे। ठीक है, थोड़ा ये करेक्शन था, करेक्शन नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा हम चीजें करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डिटरमिनेंट का सिंबल इस तरह से यूज करेंगे। अब यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालना है, कैसे, देखो यहाँ पे हम देखते हैं किसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, देखो EFHI का, किसका निकालेंगे, EF, इसको हम ओपन नहीं करेंगे, ध्यान देना, फॉर्मूले को ओपन मत करना क्योंकि फिर वो जटिला दिखेगा। इस फॉर्म में फॉर्मूला आसान दिखेगा, तो EFHI। अब आप कहेंगे इसको याद कैसे करेंगे, तो ध्यान दो, अगर मैं इसको अलग से लिखूं, ठीक है, आप लोगों के लिए मैं अलग से इसको लिख रहा हूं ताकि आप इजीली समझ पाए, वही मैं एकदम कैलकुलेशन नहीं करने जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे मैट्रिक्स इस टाइप से है, ठीक है, कट्टा बेकार बन गया, मैट्रिक्स है ये हमारे पास, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आप देखिए ए की जो पोजीशन है वो कहाँ है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। ए की पोजीशन अगर हम देखेंगे तो A11 है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट पोजीशन। तो फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को हटा के देखिए कौन से 4 नंबर बन रहे हैं, EFHI, वही नंबर हमने यहाँ पे लिख दिए। अगले में साइन कन्वेंशन कहता है नेगेटिव लगाना है, तो बी पे नेगेटिव लगा दो, -B। ध्यान देना, -B का मीनिंग ये नहीं है कि वहां पे -4 आएगा, -3 आएगा, नहीं, -B का मतलब है कि B जो भी रहा हो, अगर B 4 था तो उसको -4 करो, B अगर -4 था तो +4। तो माइनस का मीनिंग ये नहीं कि वहां पे नेगेटिव आएगा, माइनस का मीनिंग है चेंज द साइन, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस, तो -B। यहाँ पे फिर से एक 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, अब कौन सा आएगा देखो, तो फिर से मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे हमने लिखा फिर से ABCDEFGHI। तो ए के लिए हमने इसको कैसे लिखा, ये बात आपको समझ में आई, यहाँ पे क्या था, EFHI। ठीक है, ये क्या बनेगा, EFHI। ए के लिए हमने कैसे लिखा था, जिस भी रो में और कॉलम में ए था उसको हमने हटा दिया। सिमिलर काम बी के साथ करिए, बी वाले कॉलम को हटा दिया और बी वाले रो को हटा दिया, जिसमें वो था, फर्स्ट रो में था तो फर्स्ट रो को डिलीट कर दिया, सेकंड कॉलम में था तो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिया। तो कौन से 4 नंबर बचे, DFGH, बस इसी का डिटरमिनेंट, ये 4 नंबर का डिटरमिनेंट DFGH। सिंबल पे मत जाना, ठीक है, ये मत सोचना कि ये नंबर याद करें, भाई जब नंबर होंगे तो नंबर रख के यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। फिर क्या लिखेंगे, +C, फिर से डिटरमिनेंट किसका लिखेंगे, तो अगेन आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, एकदम अच्छे से समझाने के लिए आपके मैं अलग से लिख रहा हूँ, वही हम गिच्चा पिच्ची नहीं करने जा रहे। तो C वाले का कॉलम पोजीशन ये है और रो पोजीशन ये है, हटा के देखो कौन से बचे, जो बचेगा वही आपको लिखना है, DENGH। बस ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, और मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है कि पहले इसको, अच्छा ये ध्यान देना, ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आई इसको हम बोलेंगे दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको बोलते हैं अलोंग R1, मतलब इसमें हमने जो ABC लिए है वो किसके लिए है, R1 के लिए, पहले रो से लिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट की ये वैल्यू है पहले रो के अबाउट। यही काम आप क्या कर सकते थे, कॉलम से भी कर सकते हैं, कहने का मतलब यहाँ ए को ए लिखते हैं, बी की जगह क्या लिखते हैं -D, और जी की जगह क्या लिखते हैं, यहाँ पे सी की जगह क्या लिखते हैं, +G लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे अंदर क्या चेंजेस होते हैं, वैसे ही चेंजेस, ए वाले में तो यही रहता, यहाँ पे डी वाले में क्या होता, तो आपको डी वाले में करने के लिए क्या करना पड़ता, ABCDCFGHI हमने दोबारा लिखा, डी वाली पोजीशन हटा दो, जिसमें डी है उनको हटा,
लिखते हैं, बी सी एच आई लिखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू बोलते हैं अलोंग, ठीक है, R1, ठीक है, यानी पहले रो के अबाउट, ठीक है। और उससे बहुत ज़्यादा हमको मतलब नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप 3x3 की जो मैट्रिक्स होगी उसका भी डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? हमको देखिए इतना ही समझना है एक्चुअली में। डिटरमिनेंट हम जैसे डेफिनेशन दूसरी भी यूज कर सकते हैं, तो अभी चलिए ठीक है, इसको हम कर लेते हैं। इसको डिटरमिनेंट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, इसको हम हटा के दूसरी भी वैल्यू इसके हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें, वो भी हम समझा देते हैं। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम निकालते हैं, चलिए शुरू करते हैं। जैसे और यही चीज डिटरमिनेंट अगर हम क्या करते हैं, पहले कॉलम के अबाउट C1 के अबाउट निकालें, C1 के अबाउट, C1 में पहला तो ए ही रहेगा, ए में ब्रैकेट में अंदर यही बचेगा क्योंकि इसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। अब इसमें साइन कन्वेंशन कैसे, नेट प्लस माइनस चलता है। स्टार्टिंग विद ए, जो पहला मेंबर लिखा होगा A11 वो प्लस लेके चलो, बाकी सारे अल्टरनेट चलते रहो। आप R2 के अबाउट कर सकते हैं, तो क्या होगा फिर, माइनस प्लस माइनस होगा। लेकिन इतना झमेले में नहीं जाना, ज्यादा से ज्यादा आपको या तो R1 के अबाउट आना चाहिए या तो C1 के, मेनली R1 के अबाउट आना चाहिए, क्योंकि हमारी हैबिट वही बन रखी है, हम R1 के ही अबाउट करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें हम प्रॉपर्टीज नहीं बताएंगे कि जहाँ एक्चुअली में बढ़िया तरीका ये होता है कि जहाँ ज्यादा जीरोस हो उसके अबाउट करो, ठीक है। वो भी हम आपको ट्रिक बताएंगे अभी, जब इसमें स्पेशल कुछ केसेस करेंगे तो आपको बताएंगे कैसे करना है। अब यहाँ पे ए फिर डी लिखो, क्योंकि अब हम C1 के अबाउट कर रहे हैं, तो माइनस डी और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आएगा, तो फिर से वही वर्किंग करो, ए बी सी लिखा, डी ई एफ लिखा, जल्दी जल्दी लिखो, जी एच आई, और हमको डी के अबाउट करना है तो डी वाली पोजीशन हटा दो, बी एंड सी, नीचे एच एंड आई, लास्ट में क्या बचा जी, तो इस पे प्लस साइन आएगा क्योंकि नो चेंज रहेगा। जी में क्या आ जाएगा बेटा, तो जी में करने के लिए ए बी सी डी एफ, आप चाहे तो बेटा एक ही बार में भी इसको कर सकते हैं, जी वाले को हटा लो, क्या बचा बी, और इसको हम क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट, ठीक है, ऑफ ए अलोंग C1। इसी तरह हम C2 के अबाउट कर सकते हैं, C3 के अबाउट कर सकते हैं, R1 R2 R3 के अबाउट कर सकते हैं, डायगनली नहीं कर सकते, किसी रो या कॉलम के अबाउट कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है वो तो छोड़ो, बात की बात है, आप कैलकुलेट करेंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे आप, यू विल फाइंड दैट बोथ वैल्यूज आर सेम, बस टर्म्स क्या होंगे थोड़ा आगे पीछे लिख दिए गए, है ना। जैसे हम कहेंगे कि भाई अगर मैं लिखूँ 2 - 3 या -3 + 2 लिखूँ, दोनों ही वैल्यू कितनी आ रही है, -1। तो यही चीजें कि टर्म्स आगे होंगे, यहाँ ये पीछे, या इसको कहेंगे यहाँ राइट साइड है, यहाँ पे ये लेफ्ट साइड है। तो ये वैल्यूज अगर आप कैलकुलेट करेंगे, काटेंगे पीटेंगे इसको, अच्छा ये निकालना तो आता है ना आपको, अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, तो ये क्या आ जाएगा DH - EF EG, ठीक है। तो ये वाली कैलकुलेट करने हमको वैल्यू जाती है, इसीलिए हम इसको ओपन नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि ऐसे फॉर्मूला ये ज्यादा बेटर है हमारे लिए, काम का है हमारे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको 3x3 मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट पता चल गया होगा। अब हम क्यों इतना आपको बता रहे हैं कि R1 के अबाउट भी कर सकते हैं, C1 के अबाउट भी कर सकते हैं, इसमें एक ट्रिक है, वो हम जब इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो लेट्स से इसको भी हम समझ लेते हैं, बट उससे पहले थोड़ा हम अगेन जो गार्बेज है हमारा उसको थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक। लेट्स स्टार्ट अगेन, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हमको फॉर्मूले की जरूरत है भी नहीं, वो तो हम सिर्फ समझाने के लिए आपको बता दिए हैं। तो अच्छा इस पे एग्जाम्पल अब कल ही करते हैं, क्योंकि अगेन माई लैपटॉप की जो, ठीक है, इस समय हालत है वो थोड़ी अच्छी नहीं है, अगेन इसकी बैटरी डाउन हो रही है, तो इतना ही रखते हैं। इस पर कल एग्जाम्पल करेंगे। देखिए इसमें फॉर्मूला याद नहीं करना कि आप इसको याद कर रहे, नहीं, जब नंबर दिए होंगे तो आपको पैटर्न याद होना चाहिए कि हमको नंबर लिखना है ए, ठीक है, नो चेंज रहेगा, फिर ए की जो कॉलम और रो की पोजीशन है उसको हटा के देखना है तो अंदर वो नंबर आएंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर बीच वाले में माइनस होगा, फिर बी में रो और कॉलम हटा के देखेंगे तो यू विल फाइंड DFGR, ठीक है। तो याद नहीं करना, ध्यान देना, सी में क्या आ जाएगा, सी की पोजीशन हटा के DEGH, ठीक है, इस तरह से वैल्यू रखनी है।
तो आई एम एंडिंग माई वीडियो राइट नाउ। कल इस पर हम एग्जाम्पल देखेंगे और आधा अगर कोई कॉन्सेप्ट बचता है तो वो भी कर लेंगे, अदरवाइज उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे एक्चुअल सिलेबस से मेरा मीनिंग है जो भी काम के आपका है वो आना शुरू हो जाएगा। अभी तक के जो वीडियोज़ हैं वो सिर्फ बिगिनर के लिए हैं, जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स नहीं पढ़ी है या जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। डीपली हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, ठीक है, इसीलिए इतना टाइम लगा है। सो थैंक यू वेरी मच। कोई भी सजेशन हो तो आप दे सकते हैं, एंड हर एक क्वेरी के लिए हम तैयार है। आप पूछिए, कुछ भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि रिप्लाई कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ओके।